नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिलोसॉफिकल लॉ स्कूल। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि फिलोसॉफिकल स्कूल और नेचुरल लॉ स्कूल में फ़र्क क्या है। फिलोसॉफिकल स्कूल और नेचुरल लॉ स्कूल में सिर्फ टाइम का फ़र्क है। अर्लियर स्टेजेस ऑफ द नेचुरल स्कूल को जिसे फिलोसॉफिकल कहा गया, विद द लेटर ऑफ द टाइम जिसे नेचुरल लॉ स्कूल कहा जाने लगा। सिर्फ टाइम पीरियड का फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं नेचुरल लॉ स्कूल और फिलोसॉफिकल स्कूल में। चलिए आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल, किस वजह से इसे फिलोसॉफिकल स्कूल कहा गया, कि इसे एथिकल स्कूल भी बोला जाता है, क्यों, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी वजह से इनको एथिकल स्कूल कहा गया। इसके बाद आते हैं चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल। चीफ एक्सपोनेंट्स, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल टुवर्ड द फिलोसॉफिकल स्कूल। उन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया फिलोसॉफिकल स्कूल की तरफ, क्या थियरम दी, उनके क्या बुक्स थे, तो ये सब के बारे में डिटेल में आज चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि इसे फिलोसॉफिकल स्कूल कहा क्यों गया, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्कूल, लीगल फिलोसफी must be based on the ethical values so as to motivate the people for an right living। तो क्या है, लीगल फिलोसफी मस्ट बी बेस्ड ऑन द एथिकल वैल्यूज। ये एथिक्स की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एथिक्स, रिलीजन और मोरालिटी की बात करते हैं। ये मैन मेड लॉ की बात नहीं करते हैं। मैन मेड लॉ की बातें कौन करता है? एनालिटिकल स्कूल करता है। हिस्टोरिकल स्कूल किसकी बात करता है? कस्टम की बात करता है, ट्रेडिशन की बात करता है। तो ये इन सब चीज़ों की बातें नहीं किया करते हैं। चलिए, द साइंस ऑफ द एथिक्स डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ द मोरालिटी। Science of ethics, morality, which molds man's conducts, enabling him distinguish between the right and wrong and respect the rights of the others in order to maintain the social harmony। ये चलिए मोर और लेस ये क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल। इनको डिटेल में पढ़ना है तो अच्छी अच्छी बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इट इज जस्ट द की एलिमेंट। चलिए जानते हैं कि हु इज द चीफ एक्सपोनेंट एंड द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल। फर्स्ट वन इज द ह्यूगो ग्रोसस, जिनको फादर ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल या फाउंडर ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल, प्रोपाउंडर ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल भी कह सकते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। ये डच थे, पोर्चुगीज थे, पुर्तगाली थे, ये नीदरलैंड के रहने वाले थे ये। इसके बाद आते हैं इमैनुअल कांत, हीगल और स्केहलिंग। ये तीनों क्या थे? जर्मन थे। आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो ये अक्सर करके आप देखिए जूरिस्प्रूडेंस से कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो पूछ लेते हैं कि कौन से जूरिस्ट कहाँ के हैं, उनकी क्या नेशनैलिटी है, मैच द कॉलम कर दीजिए, या उन्होंने क्या थियरम दी, या उनकी बुक क्या थी, यही सब, और ये क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया, या उन्होंने पर्टिकुलर स्कूल को लेकर के अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया। इन सब पर रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि कौन से जूरिस्ट कहाँ के थे। तो ह्यूगो ग्रोसस डच थे, पोर्टुगीज पुर्तगाल के थे, इमैनुअल कांत, हीगल एंड स्केलिंग ये तीनों जर्मन थे। कंसीडर टू बी द मेन एंड द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द एथिकल और द फिलोसॉफिकल स्कूल। और भी जान लेते हैं कि और रिमेनिंग जूरिस्ट ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल फिच थे, कोहलर, ये दोनों भी जर्मन थे, डेलविजियो इटालियन थे, फ्रैंकोइस जेनी फ्रेंच थे, गस्टव रैडबच एंड गिस्ट। जब मैं आपको नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ाऊंगी तो वहां पर भी आप फिचते और कोहलर का नाम पाएंगे। तो ये आपको वहां पर भी मिलेंगे नेचुरल लॉ स्कूल में। तो चलिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन कर दी हैं, जबकि मैं देख रही थी तो इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि प्रिंसिपल जूरिस्ट ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल, जिसमें नीचे 4 ऑप्शंस थे। तो प्रिंसिपल जूरिस्ट ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल हीगल थे वहां पर ऑप्शन में, 3 जो थे वो नहीं थे। और फिलोसॉफिकल स्कूल which attempt to identify the purpose of the law and the measure and the manner in which they are fulfilled। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था स्टेटमेंट के वाइज। चलिए जानते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल ह्यूगो ग्रोसस, इमैनुअल कांत, हीगल और स्केलिंग, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फिलोसॉफिकल स्कूल को लेकर के। ये ह्यूगो ग्रोसस डच थे, इनका लाइफ पीरियड था 1583 से 1645 तक। He is regarded as the father of the philosophical school. He is considered as the founder of the principle of the modern international law। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि ग्रोसस ने क्या कहा। ग्रोसस stated that natural law springs from the social nature of the man and natural law as well as the positive morality
social nature of the man, and the positive morality. Both are the based on the notion of the righteousness. The rule of the human conduct emerge with the right reason, and therefore they receive the public support from the community. According to the Grotius, sanction क्या था? Misappropriation. According to Grotius, real sanction behind this rule is not the coercive force. coercive force, coercion की बात कौन करते हैं? जॉन ऑस्टिन करते हैं. तो इन्होंने क्या कहा कि रियल सैंक्शन बिहाइंड दीज रूल इज आर नॉट coercive force of the state but the censor of the public disapprobation. यहाँ गलती से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया है, ये है disapprobation. डिसएप्रोबेशन बड़ा ही गंदा लिखा मैंने. एनीवेज, तो क्या है कि इन अकॉर्डिंग टू द ग्रोसस सैंक्शन क्या है? इट इज द सेंसर ऑफ द पब्लिक डिसएप्रोबेशन. मतलब कि जिसको पब्लिक एट लार्ज जिस सोसाइटी में आप हो उन्हें वो पसंद नहीं करती, नापसंद की, यही उसको वो सैंक्शन बोलते हैं. ठीक है. इन अकॉर्डिंग टू हिम सैंक्शन इज नॉट द coercive force ऑफ द स्टेट. चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से बुक्स थे ह्यूगो ग्रोसस के. तो पहला बुक था लॉ ऑफ द वॉर एंड द पीस, डी जूअर बेली एक्ट पैसेज, जो कि 1625 में पब्लिश्ड हुई, एंड द फ्रीडम ऑफ सी मेयर लिबरम इन द 1609. He departed from the St. Thomas Aquinas scholastic concept of the natural law, and held that the natural law merely not based on the reason but on the right reason, that is the self-supporting reason of the man. Reason but not right reason, self-supporting reason of the man. ये सब क्या है? देखिए की टर्म्स है, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, या तो वो सीधे आपसे स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसका है, या तो ये पूछ लेते हैं कि ये टर्म किस जूरिस से रिलेटेड है, या ये पर्टिकुलर टर्म किस जूरिस का कंट्रीब्यूशन रहा है. तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि बेस्ड ऑन द रीजन but on not based on the reason but on the right reason, that is the self supporting reason of the man. अगर ये स्टेटमेंट आपके सामने आता है तो वहां पर आप क्या करोगे? ह्यूगो ग्रोसस को चेकआउट करोगे. नाउ the Immanuel Kant is the another chief exponent of the philosophical school is the Immanuel Kant, जो कि जर्मन के थे. उनका लाइफ पीरियड रहा है 1725 से 1804. he held that according to him, अब इनका क्या है कि इनके अकॉर्डिंग एथिक्स और लॉ क्या है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग एथिक्स और लॉ को कैसे डिफाइन किया. इनकी तीन चीजें थी. ये कैटेगोरिकल इंपरेटिव की बात करते हैं, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इनकी बुक रही है, मेटाफिजिकल एलिमेंट ऑफ द जस्टिस ये इनकी बुक रही है. तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ये अक्सर करके पूछा जाता है. तो चलिए हम जानेंगे कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के थ्रू क्या बताना चाहते थे, कैटेगोरिकल इंपरेटिव के थ्रू ये क्या बताना चाहते थे, ये सब हम इसमें देखते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि इमैनुअल कांत ने क्या कहा. ही हेल्ड दैट द एथिक्स एंड लॉ आर not one and the same thing. According to him, ethics relates to the man's spontaneous act, while law deals with all those acts to which a man can be compelled. Ethics thus deals with the inner life of the individual. Law on the other hand regulates his external conduct. इनकी बुक रही है क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन which was published in the 1781, and another is the metaphysical element of the justice which was published in the 1785. In critic of pure reason he tried to draw the distinction between the form and the matter. अच्छा, ये फ्री विल की बात करते हैं, ये इंडिविजुअल की फ्री विल की बात करते हैं. तो चलिए देखते हैं फ्री विल के थ्रू क्या बताना चाहते हैं. ह्यूमन माइंड डज नॉट नेसेसरली फॉलो द नेसेसिटी एज इट हैज द फ्री विल. यह जरूरी नहीं कि मनुष्य का मस्तिष्क जरूरतों का ही पालन करे. ठीक है, अगर उसके पास क्या है, फ्री विल है. The human mind does not necessarily follow the necessity as it has the free will. According to him, the freedom of man to act according to his will and the ethical postulate are the mutually correlative, because no ethical postulate is the possible without the man's freedom of the self-determination. मनुष्य के सेल्फ डिटर्मिनेशन के फ्रीडम के बिना क्या है कि मनुष्य के सेल्फ डिटर्मिनेशन की फ्रीडम के बिना एथिकल पोस्टुलेट को इमेजिन नहीं किया जा सकता, एथिकल पोस्टुलेट की कल्पना नहीं की जा सकती. चलिए हम आगे देखते हैं कि इन्होंने एथिकल पोस्टुलेट को किसके साथ कोरिलेट करके क्या डिफाइन किया. ठीक है, तो क्या कहते हैं कि
Kant caused the substance of the ethical postulate at the categorical imperative. जो इनकी कैटेगोरिकल इंपरेटिव आप अक्सर करके पढ़ते होंगे, अगर आप एमसीक्यूज देखेंगे तो पूछा जाता है। तो ये क्या है कैटेगोरिकल इंपरेटिव? कांट कॉज द सब्सटेंस ऑफ द एथिकल पोस्टुलेट एट द कैटेगोरिकल इंपरेटिव which is the basis of the moral and legal theory. Kant elaborating this concept as a man should act on such a way that his maximum action could be made on the maximum and the general action. Kant in his the metaphysical element of the justice, which was the another book of the Kant, is the metaphysical element of justice, wrote that the justice cannot be defined empirically. He believed that to follow the law is to be just. He believed that to follow the law is to be just. Third one chief exponent of the philosophical school is the George Wilhelm Friedrich Hegel, जो कि जर्मन थे और इनका लाइफ पीरियड क्या रहा? 1770 to 1831. He carried further Kant's doctrine, the freedom of will. ये कांत के फ्रीडम ऑफ विल का जो कंसेप्ट था ये उससे प्रभावित थे, ठीक है। इन हिज ओपिनियन द पर्पस ऑफ द मेकिंग ऑफ लॉ इज द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ, ये बताते हैं कि लॉ का क्या मकसद है। तो ये कहते हैं कि पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ इज टू रिकंसाइल द कॉन्फ्लिक्टिंग ईगोज इन द सोसाइटी। क्या? रिकंसाइल द कॉन्फ्लिक्टिंग ईगोज इन द सोसाइटी। दिस इज द अचीव्ड बाय the merger of the self-centered consciousness of the each egos resulting into the universal consciousness. universal consciousness की बात ये करते हैं हीगल, ठीक है, जिसको फर्दर आगे फिचते साहब इससे प्रभावित होते, जो कि आगे लेकर के इनको चलते हैं। According to the Hegel, state is the synthesis of the family and the civil society. It is the unite of the universal principle of the family and the particular principle of the society. It is the unite of the universal principle of family and the particular principle of the society. He emphasized the three kinds of the functions of the state, namely the universal, particular and the individual aspect. Thesis, antithesis और synthesis, इसकी भी बात हीगल करते हैं। मैं वंस अगेन आपको बताती हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि वो चाहे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे या टर्म्स के थ्रू पूछे कि इस टर्म में या इस स्टेटमेंट में किस जूरिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो अगर आप उस की टर्म को भी आप देखोगे तो वहाँ पे आप उसको कोरिलेट करके आंसर कर सकते हो। तो अगर थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात की जाती है गिवन बाय द हीगल। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात, कंसाइल ऑफ द रिकॉन्साइल द कॉन्फ्लिक्टिंग ईगोज इन द सोसाइटी की बात कौन करता है? हीगल करते हैं, जो कि जर्मनी से थे और उनका लाइफ पीरियड 1770 to 1831 रहा है। चलिए जानते हैं फोर्थ वन, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल, फ्राइड्रिच विल्हेल्म जोसेफ स्केलिंग, जो कि क्या थे? जर्मन थे और इनका भी लाइफ पीरियड रहा है 1775 to 1854। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज द मीन by which the individual will is harmonized with the general will of the community. इनके अकॉर्डिंग लॉ क्या है? लॉ क्या है? लॉ इज द मीन by which the individual will is the harmonized with the general will of the community. Law achieves this harmony by delimiting the sphere of the freedom available to the each individual. लॉ ये हार्मनी कैसे अचीव कर सकता है? जो कि हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम का स्फीयर है उसको डिलिमिट करके ये जो है इस हार्मनी को अचीव कर सकते हैं। ऐसा किन का कहना है? इसके हेलिंग का। चलिए अब हम जान लेते हैं कि रिमेनिंग जूरिस्ट ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल उनका भी क्या कहना था। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि अनदर एक्सपोनेंट ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल इज जॉन गॉटलिब फिश्बेन, जो कि जर्मन थे। इनका लाइफ पीरियड है 1760 to 1814। ही डेड्यूस द लीगल थियोरी फ्रॉम द इनहेरेंट कॉन्शियसनेस ऑफ द रीजनेबल मैन। अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट should protect only those rights of the individual which are the necessary condition of his the personal existence. He emphasized that the law must be directed to ensure the justice. He emphasized that law must be directed to ensure, law ऐसा होना चाहिए जो कि जस्टिस को इंश्योर करे। इनके अकॉर्डिंग टू लॉ मस्ट बी डायरेक्टेड टू इंश्योर द जस्टिस। कोहलर is the German jurist. Nickel life period 1849 to 1990. Kohler was the much influenced by the Hegelian legal philosophy. He conceded to the Hegel idea of the universal civilization.
He considered the Hegel's idea of the universal civilization, but did not agree with the view that there is the eternal law of the universal body of the legal institution uniformly suited to the all societies. ये क्या कहते हैं कि ये हीगल का जो यूनिवर्सल सिविलाइजेशन का कंसेप्ट रहता है ये उससे प्रभावित रहते हैं, लेकिन ये वहाँ पर उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सल सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि हर परिस्थिति में हर एक सोसाइटी में इक्वली एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि सोसाइटी टू सोसाइटी क्या होता है कि रीजनल कल्चर वो सब चीज़ें चेंज होती रहती है। तो ये जो यूनिवर्सल सिविलाइजेशन की बात करते हैं ये सब पर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये किनका कहना होता है? कोहलर कहते हैं। कोहलर डिफाइन द लॉ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कोहलर वो कहते क्या है लॉ को कि द स्टैंडर्ड ऑफ द कंडक्ट which is the consequence of the inner impulse that urge man toward the reasonable form of the life emanate from the whole and is forced upon the individual. Once again, Kohler defined the law as the standard of the conduct which is the consequence of the inner impulse that urge the man toward the reasonable, urge मतलब आग्रह करना, urge man toward the reasonable form of the life emanate from the whole and is forced upon the individual. इनकी बुक रही है फिलोसफी ऑफ लॉ। बुक्स अक्सर करके पूछते हैं, तो फिलोसफी ऑफ लॉ इन हिज बुक कोहलर कंटेम्पलेट्स द वाइटलाइजिंग द कल्चर और द सिविलाइजेशन एंड दिस एंड इज द अचीव्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द लॉ. Kohler's view have been appreciated by the Dean Roscoe Pound, which was observed the formulation of the Dural postulate. रूडोल्फ स्टैमलर जो कि जर्मन थे, इनकी बुक रही है थियरी ऑफ लॉ एंड द थियरी ऑफ जस्टिस। बंद हो गया क्या? और इनकी थियरम रही है इनका लॉ इज देन लॉ ऑफ नेचर विद द वेरिएबल कंटेंट। फ्रैंकवाइज यानी ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको आप बस रीड आउट कर लीजिए, और आ भी गए तो ऐसा नहीं है कि फंसी जाए वहां पर, तो इनको आप रीड आउट कर लीजिए। ही डिवोटेड हिमसेल्फ द रिवाइवल ऑफ द नेचुरल लॉ फिलोसफी. ही ट्राइड टू डेवलप हिज थियरी ऑफ द नेचुरल लॉ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पॉजिटिव लॉ बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग द पॉजिटिव लॉ टू एक्सेप्टेबल मस्ट कंटेन द म्यूटेबल फैक्टर विच ही टर्म्ड एज द डोन्स. लियोनार्डो डेल विचियो, इटालियन, 1935 टू 2022. देखिए इन सबको बताने का मेजर पर्पस ये है ना कि कभी कभी जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वो ऐसे ऐसे मतलब जूरिस्ट हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई ये कहाँ से ही पूछ लें, इनको तो हमने कहीं देखा ही नहीं. तो आपको एक बार पूरे जूरिस्ट को थ्रू आउट करना जरूरी है. कभी कभी मैच द कॉलम में भी वो ऐसे ऐसे जूरिस्ट पूछ लेते हैं, तो कुछ नहीं तो मतलब कौन से जूरिस्ट किस स्कूल के हैं और वो किस नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी पर्टिकुलर बुक क्या है, उनका स्टेटमेंट क्या है, तो ये सब चीजें जो है पता होनी चाहिए. तो यहाँ डेल विचियो के बारे में जान लेते हैं. ये इटालियन थे. ही ट्रीटेड द लॉ एज अ फिनोमिना ऑफ द नेचर एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन लिबर्टी डायरेक्टेड टुवर्ड अ डेफिनेट पर्पस. फॉर हिम द जस्टिस वाज द आइडियल कंसेप्ट postulated by the inner consciousness of the man and the quest of the equal freedom of the mankind, and his book is the formal basis of the law. चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ. इससे रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं. उसे हम बताने का आपको जरूर प्रयास करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.